नमस्कार। डीडी राजस्थान के प्रोग्राम अलबेलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल पुनीत, और जैसे ही हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम एक अच्छे विचार के साथ करते हैं, क्योंकि हम सभी ये मानते हैं कि दिन की शुरुआत जब एक अच्छे विचार के साथ होगी तो हमारा दिन स्वतः ही अच्छा बीतेगा। तो आज हम बात करेंगे त्याग की। कोई भी महान व्यक्ति इसीलिए त्याग नहीं करता कि उसका स्वार्थ सिद्ध हो, बल्कि त्याग को इसीलिए अपनाता है जिससे उसके आसपास वालों का भला हो सके। जी, और पूरे प्रोग्राम में हम त्याग की ढेर सारी चर्चा करेंगे क्योंकि आज खास दिन है। लेकिन शुरुआत करते हैं इतिहास के पन्ने से। 1945 में फ्रांस में पहली बार महिलाओं को आज ही के दिन वोट डालने का अधिकार मिला था। 1934 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी और उसके 9 वर्ष बाद आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की थी। और आज ही के दिन हमारे हिंदी सिनेमा के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर यशराज चोपड़ा साहब का निधन हुआ था वर्ष 2012 में। भारत सरकार ने उनके द्वारा रची गई फिल्मों के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और अब चलते हैं आज के खास दिन के लिए। आज पुलिस स्मृति दिवस है, यानी कि पुलिस कमेमोरेशन डे। 1959 में आज ही के दिन चीन के साथ हुई एक मुठभेड़ में हमारे भारतीय पुलिस के 10 जवान शहीद हुए थे और कुछ जवानों को बंदी बनाया गया था। आज ही के दिन हम हमारे अर्धसैनिक बल, केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस बल मिलजुल कर आज के दिन को उनकी शहादत के नमन के तौर पर मनाते हैं। और इस वर्ष की थीम है ऑनरिंग ब्रेवरी एंड अपहोल्डिंग पीस। और ज़्यादा समय न गवाते हुए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे ख़ास मेहमान हरिराम मीना साहब का हम स्वागत करते हैं। आप एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं। भारतीय पुलिस सेवा के में एक लंबा आपका अनुभव है, लेकिन आपका परिचय केवल पुलिस अधिकारी के तौर पर नहीं है, आपका परिचय एक लेखक के तौर पर जाना जाता है। आपको भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, वन्य जीव संरक्षण के लिए पद्मश्री सांखला अवार्ड, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार, केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा महापंडित राहुल सांकृत्यायन सम्मान, बिरला फाउंडेशन का बिहारी पुरस्कार, विश्व हिंदी सम्मान से आप विभूषित हैं। और ख़ास आपका परिचय है कि आदिवासी समाज के लिए जो आपने किया है, उनके जीवन के जो पहलू हैं, विभिन्न पहलू हैं, उनको जाकर के आपने नज़दीक से देखा, उन्हें कलमबंद किया है। शुरुआत करते हैं आज के दिन से। आप एक पुलिस अधिकारी हैं। पुलिस की सेवा में कहा जाता है कि कॉप इज़ ऑलवेज अ कॉप, इवन इफ आफ्टर रिटायरमेंट। भले ही वो शरीर से वर्दी उतर जाती है, लेकिन मन में जो देश सेवा का संकल्प है वो सदैव बना रहता है। इतना बड़ा त्याग जो पुलिस के सेवा कर्मियों द्वारा किया गया, अपने जीवन का त्याग, उससे बड़ा त्याग तो कुछ हो नहीं सकता है। जैसा शालू जी ने त्याग की बात कही प्रोग्राम की शुरुआत में कि त्याग हमेशा दूसरों के लिए किया जाता है। योर टेक ऑन दैट फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस ऑफ द लाइफ, कि किस तरह से पुलिस के योगदान जो है अतुल्य है और उसका कोई सानी नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हम आज पुलिस जो शहीद दिवस है उसके लिए पूरे आज़ाद हिंदुस्तान के पूरी समय में और ख़ास करके 1959 के जो शहीद थे उनको बहुत श्रद्धा के साथ याद करते हैं। और प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है, तो साल भर में, पिछले साल में जितने केंद्रीय पुलिस बल और राज्य पुलिस संगठनों के अधिकारी या जवान शहीद होते हैं उनको हम याद करते हैं। इसलिए सबसे पहले तो उनको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि देश के लिए उनका बलिदान सबसे बड़ा बलिदान में से माना गया है। और पुलिस का जो आप बता रहे हैं कि त्याग है, और एक पुलिस कर्मी, अधिकारी हो या सिपाही हो, मैं सबको पुलिसकर्मी कह रहा हूँ, तो उनके जीवन में जब वो पुलिस में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला शपथ और पाठ यही बताया जाता है कि आप देश की सेवा, और देश की सेवा तो देखो फौज भी करती है और लोग भी करते हैं अपने अपने तरीके से, सभी अपने अपने तरीके से। लेकिन जो जैसे इस वर्ष का पुलिस बलिदान दिवस का जो थीम है वो है ब्रेवरी के साथ पीस, मेंटेनिंग पीस थ्रू ब्रेवरी। तो
समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको किन तत्वों से लड़ना भिड़ना पड़ता है, वो निश्चित रूप से असामाजिक तत्व है, छोटी स्केल से लेकर के खूंखार अपराधियों तक। जब उनसे पुलिस डील विद करेगी तो निश्चित रूप से एक स्तर पर बहादुरी का मसला आएगा। तो अगर आप में बहादुरी का एक भाव नहीं है तो आप समाज को वो सुरक्षा और शांति नहीं दे पाएंगे। फिर आप ड्यूटी को अवॉइड करेंगे, घबराएंगे, कायरता दिखाएंगे। वो पुलिस कर्मचारी में नहीं होता। और इसीलिए कहा जाता है कि देखो, बहादुरी का ताल्लुक होता है आपके ताकत से, शारीरिक ताकत से भी है, मानसिक आत्मविश्वास से भी है, संकल्प से भी है। तो इसलिए आप देखिएगा, पुलिस का कोई भी अधिकारी या जवान रिटायर होता है तो उसकी रिटायर पार्टी जो होती है रिटायरमेंट की, उसमें ये कहा जाता है कि आज हमारा एक जवान रिटायर हो रहा है। एट द एज ऑफ 60 इवन उसको जवान ही कहा जाता है। तो ये बहादुरी का एक सांकेतिक प्रतीक मान लीजिएगा आप, या एक उसका जीवन का या सेवा का या बहादुरी का या त्याग का यथार्थ मान लीजिएगा। जी बिल्कुल। और इस तरह कहा जाता है कि करेज इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट द पोटेंशियल एंड कैपेसिटी टू ओवरकम इट। तो जब बात पुलिस की आती है तो स्वतः ही मन में एक भाव आता है कि कितना करेज है, कितना एक अंडरस्टैंडिंग है। सर, अगर आपकी बात करें, आपका एक लंबा विस्तृत अनुभव रहा है, कोई ऐसी घटना आपके करियर की जो हमेशा आपके साथ रहती है? किस तरह से एक पुलिस का जो वर्चस्व है, जो खाकी का जो एक मान सम्मान है, वो सामने निकल कर आया हो? हालांकि हमेशा ही सदैव ही आदरणीय है और हमें सबको गर्व होता है, कभी भी हम सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल, खाकी को देख के हम जब रात में भी बाहर निकलते हैं तो हमें मन में ही भास रहता है। और पुलिस की गाड़ी दिख जाती है पेट्रोलिंग तो हमें लगता है हमारे आसपास देयर इज समबडी, वी फील सिक्योर। जी। मैं ट्रेनिंग में था भरतपुर ज़िले में, जब भरतपुर दौलतपुर संयुक्त था, तो रात को हम घोड़ों पर बैठ कर के गश्त किया करते थे शहर की गलियों में। तो तब मुझे ये गर्वोन्नति होती थी, गर्व का एहसास होता था कि देखो, हम जग रहे हैं तो बस्ती सो रही है। अगर हम सो जाएं तो फिर बस्ती में शांति और मन में सुरक्षा गायब हो जाएगा और वो डरे हुए रहेंगे। तो उस डर को निकालने के लिए पुलिस की मौजूदगी, खास करके उस समय की अवधि में जो बहुत संवेदनशील होता है, जैसे रात। अब जैसे आपने, शालू जी ने बताया कि रात में अकेला अकेली कोई जा रहा है, जा रही है, और अगर उसको पुलिस की गाड़ी दिख जाए तो उसको एक भरोसा हो जाता है कि ना, मैं सिक्योर हूँ, आई एम सेफ नाउ। खुद के किस्से कहानियाँ तो अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता, बट मेरे साथ एक थानेदार हुआ करता था, धौलपुर की बात है। राजाखेड़ा में एक अपहरण हुआ एक किसी बड़े सेठ के छोटे बच्चे का, और फिरौती के लिए डकैत लोग अपहरण वगैरह करते रहते हैं, आप जानते हैं इस बात को। वो आंदोलन हुआ, जनाक्रोश हुआ, बाजार बंद रहा। उस थानेदार ने ये कसम खाई कि मैं जा रहा हूँ, या तो बच्चे को लेके आऊँगा या मैं लौटूंगा, नहीं लौटूंगा तो मेरी लाश लौटेगी। अब ये जो संकल्प है, और हुआ भी यही। वो 5-7 दिन में लौटा और सुरक्षित डकैतों से मुठभेड़ करके बच्चे को छुड़ा करके लेके आया। एक अभी यहाँ पिछले 3-1 साल पहले घटना घटी थी। जयपुर से बोलेरो में कुछ बदमाश जा रहे थे और हमारा ही एक डिप्टी एसपी रैंक का अफसर था, उसका पीछा किया। वो अकेला था, अकेले जा कर के बोलेरो के ऊपर एकदम अपनी गाड़ी में से जंप करके, जैसे फिल्मों में होता है। फिल्मों में तो एक नाटकीय अंदाज होता है, वो सारी चीज़ें प्रायोजित होती हैं, बट उस पर चढ़ा, खिड़की से उसको काबू में किया और बदमाशों को, 4 बदमाश थे, उनको जब तक रोके रखा तब तक कि उसका सहायता करने वाले और साथी नहीं आ गए। तो किस्से बहुत हैं, और उन किस्सों को हम कोई ऐसा ना ले कि वो कोई समाज पे एहसान कर रहे हैं। उनका ड्यूटी है। जैसे बहादुरी की बात आई, तो टू मेंटेन पीस इट इज़ नेसेसरी टू बी ब्रेव। जी, मुझे एक इस मौके पर जो आपने 2 दृष्टांत अभी साझा किए, एक शेर याद आ रहा है। दहलीज पे रख दिए किसी शख्स ने अपनी आंखें,
दहलीज पे रख दिए किसी शख्स ने अपनी आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। बहुत क्या बहुत बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो बिल्कुल। ऐसा ही है कि हमें ऐसा लगता है कि एक सरल सी ड्यूटी है और एक रूटीन काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम गहराइयों की तरफ जाते हैं, देखते हैं, तो जो हमारे मन में आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ होता है। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है लेखन की बात करनी चाहिए क्योंकि सुबह का समय है और बहुआयामी व्यक्तित्व हमारे साथ में सामने है। बिल्कुल। और शालू, मैं आपको बताना चाहूँगा सर, आपकी लेखनी पर दूरदर्शन ने 2 एपिसोड्स भी बनाए थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आपकी कविताओं से। आपने हाँ चांद मेरा है कविता लिखी, एक संग्रह है, जो कि कल चांद, पिछले दिनों में हमने शरद पूर्णिमा भी बनाई, कल करवा चौथ भी थी, तो चांद हमारे समाज के साथ में इंटीग्रल पार्ट रहा है, चाहे जाति धर्म समुदाय कोई भी हो, लेकिन चांद एक ऐसा मेटाफर है, बचपन से हम चंदा मामा के साथ में बड़े हुए हैं। हाँ चांद मेरा है, इस शीर्षक पे क्या कहानी है, कैसे इस शीर्षक का जन्म हुआ, चांद कैसे प्रोटैगनिस्ट बना? जी जी जी। पुनीत जी, आपने एक अच्छा प्रसंग छेड़ा है, क्योंकि 12 पूर्णिमा होती है साल में, और शरद पूर्णिमा सबसे सुंदर और मोहक इसलिए होती है कि 4 महीने पावस ऋतु के गुजर जाते हैं और आसमान बिल्कुल स्वच्छ और साफ निर्मल रहता है, धूल के कण बहुत कम मात्रा में होते हैं, मिनिमम होगा शरद पूर्णिमा को, तो चांद पूरा अपने निखार के साथ दिखता है। अभी शरद पूर्णिमा गई है, आपने देखा, और मुझे चांद के प्रति शुरू से ही पता नहीं एक मोह रहा है। और ये जो टाइटल की आपने बात की ना, हाँ चांद मेरा है, मेरा पहला किताब और पहले कविता संकलन है, और जोग संजोग से इसी पर मुझे पहला जो राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार है वो मिला था, तो मेरा एक हौसला अफजाई हुई थी। तो ये बात है 99 के आसपास, उसमें 90 के दशक की कविताएं हैं। तो इन दिनों मैंने एक खबर पढ़ी कि अमेरिका कोई ऐसा प्लान बना रहा है कि चांद पे पट्टे काटेगा, रिहायशी पट्टे, जमीन का आवंटन होगा, जमीन का आवंटन होगा। तो मैंने कहा ये चांद पे अपन क्यों नहीं दावा ठोक दें पहले। तो एक तो ये दिमाग में था, दूसरा क्या था कि इसमें जो कविता है, टाइटल कविता हाँ चांद मेरा है नाम से ही कविता है, और केंद्रीय साहित्य अकादमी की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य में वो प्रकाशित हुई थी इसी नाम से। और मैं जो चांद के प्रति मेरा मोह की बात कर रहा हूँ, तो मेरी पहली कहानी भी और चांद डूब गया इस नाम से है। तो चांद के प्रति, हर चांद को जब आप देखते रहेंगे तो ऐसा मुझे आभास होता है जैसे कि मैं उससे एक वार्तालाप किए जा रहा हूँ। तो ये शीर्षक का तो यही पृष्ठभूमि है। जी जी। आप एक पुलिस ऑफिसर भी रहे हैं, लेकिन आपने जो चांद की बात की तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक संवेदनशील व्यक्ति भी है, और आपने आदिवासियों के लिए भी लिखा है, आपके मन में उनके लिए भी एक अलग भाव रहा है, उसके पीछे क्या कहानी है सर? देखो शालू जी, मैं जो कोई, देखो लेखक क्या है कि चीज़ों को, वस्तु जगत को ऑब्जर्व करता है, और वो पर्यवेक्षण की प्रक्रिया के दौरान जो चीज़ें आत्मसात कर ली गई होती हैं, और वो हर्ष हो चाहे विषाद हो, उससे वो ऐसे जुड़ जाता है कि उसको अभिव्यक्त करना ही होता है। तो लेखक जब तक उसको अभिव्यक्त नहीं करेगा उसको बेचैनी महसूस होगी। तो उस ऑब्जर्वेशन का जो दायरा था, अनुभव संसार जिसको कहते हैं, उसमें रोज़मर्रा की चीज़ें, उसमें प्रकृति तत्व भी है, मनुष्य का जीवन भी है, मेरी पुलिस कर्म है तो पुलिस कर्म के अनुभव भी उसमें है, मेरे एक देहाती इलाके का मेरा बैकग्राउंड रहा है बचपन का, वो भी है, छात्र जीवन का भी है, कैरियर के लिए संघर्ष का भी है, या दूसरी मैंने बैंक में नौकरी करी वो भी अनुभव है। तो उन पे सब पे ही थोड़ा थोड़ा लिखता था। बट जब मुझे ये महसूस हुआ एक स्टेज पे जाके कि जो भारत का समाज है, गैर आदिवासी समाज जिसको मुख्य धारा का समाज हम कहते हैं,
और जो वर्णावतरित जाति प्रणाली पर आधारित है। आदिवासी समाज उससे भिन्न है। मुख्य बात यह है कि देखो, गैर आदिवासी समाज के विभिन्न घटकों समुदायों की पहचान वर्ण, जाति या व्यवसाय से होती है। आदिवासी समुदायों की पहचान उनके गण चिन्ह टोटम से होती है, और वो टोटम कोई प्रकृति तत्व या मानवेतर जीव जगत हो सकता है। जैसे आई बिलोंग टू मीना ट्राइबल कम्युनिटी, मेरा जो टोटम है, गण चिन्ह है, वो मेल फिश है, मत्स्य। जैसे भीलों का महुआ है, जी, जैसे मुंडाओं का टाइगर है, तो हर ट्राइबल कम्युनिटी का वो होगा। तो मैंने ये देखा कि ये एक भिन्न समाज है। जो मुख्य समाज है वो इसको भिन्न नज़रिए से देखता रहा, और उसमें दो नज़रिया सामने आया। एक आया वाइल्ड सैवेज का, और ये देखो, जो हम माइथोलॉजी में जाएंगे तो ये असुर, राक्षस, दैत्य, दानव वगैरह कौन है, तो ये कोई इस तरह के प्राणी तो होंगे नहीं, उनको एक संज्ञा दे दी गई। या फिर हम सीधे आ जाए ब्रितानी हुकूमत के दौरान, उस सत्ता के खिलाफ, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिश राज था, सीधे सीधे उनके खिलाफ लड़ाइयाँ शुरुआत से जो की गई ठेठ तक, आज़ादी तक, वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने की। इससे बहुत बड़ी बड़ी हमारी क्रांतियाँ। जतरा भगत, जिसको ताना भगत कहते हैं, वो पहला शहीद था। मंगल पांडे की बात तो 1857 के बाद आती है, और वो 1781 में उसको फांसी दी गई थी, करीब 100 साल पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी जब। जी जी। ब्रितानी हुकूमत 1857 के बाद आता है। तो वो जो लड़ाइयों का दौर था, जो प्लासी की जो लड़ाई हुई, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित होती है 1757, उसके तुरंत बाद आदिवासी विद्रोह शुरू हो जाते हैं, लगातार 1947 तक चलते हैं। जबकि हम जिनको आज़ादी की लड़ाई कहते हैं वो हम 1857 से मानते हैं। तो एक तो जहन में ये था, एक तो उनको काबू में करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया 1871 में, और सभी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को उसमें शामिल कर लिया जो लड़ाकू थे, और उन पर 100 तरह की पाबंदी लगा दी। तो मेरे जहन में ये बात आई कि इस समाज पर कम शोध हुए हैं, कम अध्ययन हुए हैं, इसके प्रति नज़रिया या तो ये वाइल्ड सैवेज का, ये बर्बर है, जंगली है, जैसे अंग्रेज़ों ने कहा, जैसे माइथोलॉजी में कहा, जैसे आज भी कई लोग कहते हैं कि आदिवासी विकास नहीं चाहता, वो अलग अलग दृष्टिकोण की बात है। बल्कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट तो दूसरा नजरिया ये कि ये तो रोमांटिक है, समृद्ध प्रकृति की गोदी में मस्ती से नाचते गाते रहते हैं, जैसे कोई काम ही नहीं इनको। तो ये रोमांटिक नजरिया, जैसे राज कपूर की फिल्मों हम देखते हैं, जहाँ जरूरत नहीं है, कहानी की डिमांड नहीं है, तो भी वो उसको नायक नायिका को वो सो कॉल्ड आदिवासी वेशभूषा उस रूप में डांस करता हुआ यथार्थ की। लेकिन हम बात करें तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, चाहे वो जंगली बर्बर का नज़रिया है या रोमांटिक, दोनों गलत है। आप उनके यथार्थ में जाइए, वहाँ भी उनके भी दुख सुख है, उनके भी सुरक्षा के सवाल है, उनके भी शांति के है, बेसिक सुविधाओं की बात आती है। तो इसलिए मैं फिर उधर में डाइवर्ट हुआ, और उनमें फिर मैंने पूरे देश भर के आदिवासी इलाकों में भ्रमण किया। मेरे 3 यात्रा वृत्तांत हैं जो आदिवासी जीवन पर ही केंद्रित हैं, और फिर मैं आदिवासियों को ही मैंने प्राथमिकता बना लिया मेरे लेखन के विषय वस्तु के रूप में। जी, पुलिस की वर्दी में एक संवेदनशील लेखन, एक निजी व्यक्तित्व की बात है, लेकिन इन जनरल हम बात करें कि जब भी हम पुलिस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो पब्लिक की अपेक्षा रहती है कि एक संवेदनशील व्यक्ति से हमारी बातचीत हो। निश्चित तौर पर वो रेस्पेक्ट और आत्मविश्वास तो है कि ये व्यक्ति हमें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो संवाद में सरलता की आवश्यकता है अभी भी, उसको कैसे अटेन किया जा सकता है? देखिए, पुलिस की छवि को लेकर के और आज़ादी के बाद से ही बहुत ज़्यादा चिंता और चिंतन होता रहा है, लेकिन दिक्कत हमारी क्या थी कि जो भारतीय पुलिस का जो पृष्ठभूमि है वो ब्रिटिश राज की है, और जब आज़ादी की लड़ाई को ब्रिटिश पुलिस ने, जिसमें थे इंडियंस ही, कोई अफसर अंग्रेज हो सकते हैं, तो उन्होंने जब आज़ादी की लड़ाई को कुचलने का काम किया, तो एक तो वो इमेज हमारे जहन में अभी भी है। दूसरा हमारे जहन में होगी सामंती पुलिस, क्योंकि जब राजा महाराजाओं का ज़माना था तब भी पुलिस जनता की पुलिस नहीं थी, अंग्रेज़ों की पुलिस भी जनता की पुलिस नहीं थी। आज़ादी के बाद रूलर्स पुलिस थी वो। एग्जैक्टली, रूलर्स थी, और रूलर भी कौन? जो शोषक थे। जी।
बेसिकली रूलर नहीं थे, वो वो शोषक ही थे। एक्सप्लॉइट करते थे। बहुत कम थे जो पब्लिक इंटरेस्ट में सामंतवाद में भी, जो बेनेवोलेंट किंग जिनको कहा जा सकता है, जन हितैषी, अन्यथा के राजा तो जिसको शोषण ही मुख्य तत्व हुआ करता था। तो आज़ादी के बाद ये उम्मीद की गई थी कि अब ये जन पुलिस, लोकतंत्र के साथ लोक पुलिस होगी, और उसकी जद्दोजहद शुरू हो गई। अब तक वो हम किए जा रहे हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है, वो बात नहीं है, हालात बदल रहे हैं। और जैसा आपने कहा ना कि एक आम आदमी जो पीड़ित है अपनी सुरक्षा और शांति को लेकर के अपराध या सामाजिक तत्वों से, वो थाने में जाएगा तो वो उसके अंदर एक झिझक सी रहेगी कि मैं कैसे जाऊं, इसलिए वो किसी से सिफारिश कराएगा, किसी से फ़ोन करवाएगा, किसी को साथ ले जाएगा। तो ये जो भ्रम है, जबकि ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, बस साथ जाए ना जाए, जो पीड़ित है उसको तो पुलिस वाला सुनेगा ही सुनेगा, और जो होगा उसको करेगा। ये हो सकता है कि प्राथमिकताओं का, अगर ये टू बी वेरी फ्रैंक, अगर उसने कहीं से दबाव या सिफारिश या बड़ी जगह से कहलवाया, हो सकता है उसका काम को पहले तवज्जो दे दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी सुनवाई बिल्कुल ही नहीं होगी। जनता में एक परसेप्शन इस तरह का बना हुआ है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कमियाँ बहुत सी हैं, बहुत कुछ सुधार करना बाकी है जो चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग की बात है, पुलिस का जैसे जनरली होता क्या है कि जो आम आदमी है उसका, अगर पुलिस का कोई काम है तो वो सबसे पहले जाएगा तो कौन मिलेगा वहाँ? संतरी खड़ा मिलेगा जी, या डेस्क पे वो जो रिसेप्शन पे है है। वो ऑफिसर होगा, तो वो कौन होगा? वो कांस्टेबल रैंक का होगा। तो बेस चीज़ तो कांस्टेबल है, बाकी ये तो अधिकारी तो बाद की बात है, डीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी तो बाद में जाएगा, बिल्कुल। पहले तो कांस्टेबल है, देन हेड कांस्टेबल, देन थानेदार वक्त आएगा। इस लेवल पर सेंसिटिव करने की ज़रूरत है, जो की जा रही है। पहले ट्रेनिंग पे इतना खर्चा नहीं होता था, अब ट्रेनिंग पे खासा अच्छा खर्चा होता है। बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाती है, रिफ्रेशर कोर्सेज भी किए जाते हैं, स्पेशल कोर्स भी किए जाते हैं, प्रमोशनल कोर्सेज भी किए जाते हैं। तो चल रहा है अभी, बट माइल्स टू गो बिफोर आई स्टे। मैं इसमें अपना निजी अनुभव साझा करना चाहूँगा। कोविड के दरमियान जब हम अपने घरों में महफूज थे, बाहर नहीं जा रहे थे, हर सड़क पर, हर लेन पर वो पुलिसकर्मी ही थे जो हमें सुरक्षित महसूस करा रहे थे। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात थी, कोई भी सामान हमारे घर तक जो रोज़मर्रा दूध है, साग सब्जियां हैं, वो सारी पुलिस के माध्यम से, मेडिसिन है। बिल्कुल। और मुझे जब ध्यान है कोई भी व्यक्ति जो तकलीफ में था उसको हॉस्पिटल ही तक पहुंचाने का काम था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के मुहैया कराए जाने की बात थी, वो सारा काम पुलिस के माध्यम से ही था। पुलिस की यूजुअली एक माना जाता है कि एक सिविल सोसाइटी की सुरक्षा, लेकिन बहुत सारी लेयर हैं, चाहे आतंकी हमले हों। मैं इस पर चाहूँगा एक इंसाइट दी जाए, किस तरह से दूसरे डायमेंशन से पुलिस डिपार्टमेंट के जो जोखिम भरे हुए हैं, जो सेना के साथ में जितने जोखिम भरे काम ऑपरेशंस होते हैं, उतने ही पुलिस सेवा में भी होते हैं। देखिए, पुलिस की जो ड्यूटीज़ है, भूमिका, उसको आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो है उसका ट्रेडिशनल रोल। परंपरागत भूमिका में हम ये मानते हैं कि अपराधों का रोकथाम और जांच पड़ताल। एक तो ये हो गया कि अपराधी के खिलाफ अच्छा केस बना के अदालत से उसको सज़ा दिलवाई जाए। एक दूसरा इसी का एक पार्ट है रेगुलेटरी, जैसे ट्रैफिक रेगुलेशन है, उत्सव है, मेले हैं, जलसे हैं, जुलूस है, रैली है, उस दौरान भीड़ को नियमित करना, और नियमित करने के दौरान अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो नियंत्रित करना। तो अपराध और ये जनता के जो इस तरह के जो आयोजन होते हैं उनके दौरान, उसको ये हो गया रेगुलेटरी वर्क, और वो हो गया आपका अपराध को रोकथाम और जांच पड़ताल। ये तो एक तरफ है। अब दूसरा पुलिस का जो रोल जो दिखता नहीं है, जो जब भी आएगा जब मौका पड़ेगा, आतंकवाद तो इसी का पार्ट हो गया। उसमें जैसे आपकी प्राकृतिक आपदाएं आ गई, जैसे आपने कोरोना की बात की, उससे पहले बाढ़ है, भूकंप है, कहीं सूखा है, पलायन हो रहा है, अकाल से लोग मर रहे हैं, तो उस दौरान भी पुलिस की भूमिका आती है। कोई बड़ा हादसा हो गया, वो पुलिस की भूमिका आती है। कोरोना की आपने बात की, और ये सर्वेक्षणों के आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि आज़ादी के लड़ाई के बाद आज़ाद हिंदुस्तान होने से कोरोना तक, मतलब 2020 ले लो आप, 2020 तक का जो पुलिस का ग्राफ था,
जो धीरे धीरे छवि को सुधारने की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे ये कोविड आया 2020-22 के बीच की अवधि में, इस दौरान पुलिस ने जो काम किया वो पुलिस की छवि को एकदम उछाल देता है जी। क्योंकि उस दौरान जैसा आपने कहा सब कुछ बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को दैनिक ज़रूरत की सामान भी नहीं मिल रहा, तो पुलिस आगे आई। अस्पताल पहुंचाना है बीमार को, लाशें पड़ी है, लाशों का इवन डिस्पोजल तक, घर वाले नहीं आए दाह संस्कार दफन संस्कार के लिए, पुलिस आ रही है। तो मेडिकल डिपार्टमेंट, चिकित्सा विभाग के डॉक्टर से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी 4th क्लास तक, और उधर पुलिस में ठेठ टॉप से लेकर के कांस्टेबल तक। तो ये जो रोल था, खास करके जो थाना लेवल पे कांस्टेबल से डिप्टी एसपी लेवल के, ये जो फील्ड ऑफिसर है, इनकी जो भूमिका थी वो ज़बरदस्त थी और इससे उनकी छवि में एकदम उछाल आया। और ये लगा कि यह सबसे बड़ी मानव सेवा कोरोना के दौरान या तो चिकित्सा विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं या पुलिस वाले कर रहे हैं, बाकी कोई सामने नहीं आया। तीसरा और जोड़ सकते हैं सफाई कर्मचारियों को, आप जो चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट से अलग भी हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल था कि जहाँ करेज भी देखने को मिला और संवेदनशीलता भी देखने को मिली कि एक कोरोना पेशेंट के साथ एक पुलिसकर्मी, जब उसके परिवार वाले नहीं हैं और साथ में पूरे अपना एक, हम त्याग की बात कर रहे थे, पुलिस के त्याग की। सर, इस खाकी के अंदर, जब आप खाकी में थे तब भी आप संवेदनशील लेखक थे और आपने आपकी रचनाएं हैं, खाकी के कलाम, पुलिस के असली किस्से, वो कब के हैं, वो कब आपने लिखे और क्या आपकी प्रेरणा रही साहब? देखो, वो तो एक अखबार में 6 साल मेरा एक कॉलम चला था, वीकली कॉलम, और उस बहाने वो इकट्ठा तो दिमाग में तो था ही, लेकिन एक रिफ्रेशिंग द मेमोरी होता है, वो वाली बात थी। और वो असल किस्से हैं, भाषा उसको मैंने दी है और जगह और तारीखें और नाम में बदलाव आवश्यकता अनुसार किया गया, बट वो असल किस्से हैं। उन किस्सों को आप पढ़ें तो उससे भी आपको लगेगा कि पुलिस में कितनी बहादुरी है, कितना त्याग है, कितनी संवेदनशीलता है। और आप देखिए, फिर कोरोना की बात कर रहा हूँ बीच में, आपने वो चित्र देखे होंगे मीडिया में जो साया हुई है कि वो कांस्टेबल या वो जो इंस्पेक्टर है, वो 3-3, 4-4, 7-7, 8-8, 10-10 दिन में घर जा रहा है जी, और घर आंगन में बैठा है और उसकी बेटी, उसकी बच्चे, छोटे बच्चे दूर से उसको थाली में खाना दे रहे हैं, क्योंकि दूर रखना, दूरी बनाए रखना, परिवार को भी कम से कम 3-4 फीट की दूरी बनाए रख रही है। वो घर की देहरी पे, अपने घर की दहलीज के बाहर अपने घर का खाना खा रहा है और वहीं से चला जा रहा है अलविदा दूर से करके। मतलब वो छू नहीं सकता, प्यार नहीं कर सकता, और उसे ये भी नहीं पता कि अगर वो उसे कोरोना हो जाता है तो वापस लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, उसकी देखभाल कौन करेगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? ये अनिश्चितता तो थी कि ड्यूटी पे गया, आएगा कि नहीं आएगा। तो एनीवे, तो इसलिए पुलिस कर्मियों में ये जो बात करें संवेदनशील, देखो संवेदनशीलता की बात करें तो पुलिस में भी उतने ही संवेदनशील है, क्योंकि पुलिस में भर्ती कहाँ से हो रहा है? इंसानी है भाई, समाज से आ रहा है ना। जी। और हम तो ये कहा करते थे ट्रेनिंग में कि भाई जो पका पकाया आ रहा है हमारे पास, तो 18 साल का कम से कम 18 साल का भर्ती होएगा, तो 18 साल तक जो संस्कार पड़ गए वो तो परिवार या समाज ने दिए। बिल्कुल। हम तो हमको ये पूछते हैं क्या पुलिस में गाली देने की ट्रेनिंग दी जाती है? क्या 3rd डिग्री मेजर्स मारने कूटने की ट्रेनिंग? मैंने कहाँ से सुना ये? कई तो कहते हैं कोतवाली में तो कोई अंधकूप होता है, उसमें डाल देते हैं आदमियों को। तो बड़ी हास्यास्पद बातें हैं ये, बहुत भ्रामक चीज़ें हैं। तो हम तो उसको ये सिखाते हैं कि भाई एक अच्छा पुलिस अफसर कैसे बने, बहादुरी जो दिखाए, आत्मविश्वास जो दिखाए, त्याग जो दिखाए, बलिदान जो दिखाए, वो ऐसा एक्सपर्ट जो हो अपने काम में, कौशल हो, वो उसकी शिक्षा देते हैं। गलत व्यवहार अगर वो करता है, जिसमें अगर वो उसका भ्रष्टाचार में वो लिप्त है, अनैतिकता में लिप्त है और दूसरे काम करता है फर्जीवाड़ा, तो वो तो बाहर से सीख के आया है। ये ड्यूरिंग द होल लाइफ ये लर्निंग प्रोसेस एंड द सेल्फ एक्वायर्ड थॉट है, ग्रोथ प्रोसेस है पूरी जिंदगी जी। तो उसमें वो कहाँ से क्या सीख लेता है। मैं इसका एक शोध पर आधारित निष्कर्ष बता रहा हूँ। आम नागरिक समाज में करीब 5% तत्व आपराधिक
प्रवृत्ति के पाए गए हैं, जो कि पुलिस महकमा में उसके अनुपात में 3.5% है। इसका मतलब जो पब्लिक परसेप्शन है कि पुलिस में क्रिमिनलिटी इन पुलिस में आपराधिक तत्व, आम समाज की बजाय पुलिस में तो 1.5% कम है। सिर्फ परसेप्शन का ही खेल है, परसेप्शन का खेल है, नहीं तो वो पका पकाया है, वो तो होना तो 5% चाहिए, बट पब्लिक परसेप्शन है ये। इसलिए आपने जैसे शालू जी ने कहा संवेदनाएं है, आपने कहा मैं राइटर हूँ चूंकि मैं संवेदनशील था, या मैं संवेदनशील रहा हूँ इसलिए मैं राइटर हूँ, ये तो मुर्गी और अंडे वाली बात हो जाएगी। बट पुलिस में संवेदनाएं हैं, सवाल उठता है कि उन संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उसके पास स्पेस और टाइम है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये आएगा। और इसमें हम सबकी भी जिम्मेदारी बन जाती है, मीडिया की भी है, कि सिर्फ गलत को ही हम रेसिप्रोकेट कम्युनिकेट क्यों करते हैं। अच्छा, बहुत कुछ हो रहा है। हमने मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ, वहाँ एक लाठी के बल पर, आप सोचिए कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई एडवांस एमिनिशन, फायर आर्म्स वगैरह कुछ भी नहीं है, और एक लाठी के बल पर आप भिड़ जाते हैं अपने जीवन की चिंता किए बिना, अपने परिवार की चिंता किए बिना। मुझे लगता है कि हमें उनके परिवारों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए कि अंततः जो व्यक्ति 12 घंटे ड्यूटी पर है, 4-4, 3-3 महीने फील्ड में रहता है, तो उनके परिवार को भी तो देखभाल और की साथ ही जब आवश्यकता उस वर्दी में आते वो भूल जाते हैं आसपास, वो परिवार तक को भूल जाते हैं, और उस वर्दी के दम पर जो भी वो निर्णय लेते हैं, जिस तरह से भी वो समाज की सुरक्षा करते हैं, वो वाकई ही काबिल तारीफ भी और हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत भी है कि हम तो सिर्फ जज करके छोड़ देते हैं कि ये ऐसे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है, जो कितनी ही बड़ी बात होती है। सर, एक किताब भी लेकर आए पुनीत, आपने देखा? आपने? हाँ, सर के पास एक किताब दिख रही है, तो इस किताब में से मेरे ख्याल से एक कविता संग्रह है। ये कविता संग्रह है मेरा, जो जी सुबह के इंतजार में नाम से। तो आज की सुबह में कुछ न कुछ कविता आपसे सुनना चाहेंगे जो आपके मन के करीब हो। देखिए, माहौल खुशनुमा है, शरद पूर्णिमा निकली है, कल करवा चौथ थी, दीपावली आने वाली है, ये सारे के सारे एक उत्साह, उल्लास, उमंग जैसी भावनाओं से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ वो वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग का हिस्सा है आदिवासी। वहाँ बहुत सारे तनाव है, दबाव हैं, चिंताएं हैं, असुरक्षाएं हैं, तो अभाव बहुत सारे हैं। तो वो जो उलझन और वो है ना, वो ही मेरी कविताओं में आएगा। वो सावन की फुहारें, या वो बसंत के पुष्पों की बहारें, या वो चांदनी, जो समाज का दर्द है वो आप लेखन के जरिए रखेंगे। ये 16 श्रृंगार, वो तो आएंगे नहीं। जी। तो इसलिए मैं जो भी आपके कोई जैसी कविता मेरे उसमें आती है, ये जो बीच में हमने भी कहा था कि वो सत्ता और आम आदमी और बीच में शोषण, तो वो जो दुनिया, देखिए दुनिया में हर जगह, भारतीय नहीं, दो ही वर्ग रहे हैं, एक हैव्स का और एक हैव्स नॉट का। एक जो सब कुछ पाया हुआ है, वो एक धूमिल की कविता है। एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी जो रोटी सेकता है, एक आदमी और है वो जो रोटी खाता है। वो कौन है? देश की संसद मौन है। तो ये जो रोटी से ताल्लुक़ रखने वाला, रोटी दे रहा है, सबको दे रहा है, चाहे वो किसान है या मजदूर है या शिल्पी है, पर खा कौन रहा है? तो ये जो गैप है, अंतर विरोध है या गैप है। अभी लेटेस्ट खबर तो आपने सुनी है पिछले वीक की, कि गरीबी और अमीरी का कितना बढ़ गया है। जी। 1920, ठीक 100 साल पहले जो गैप था, उससे उतना गैप अब 2024 हुआ। एक कविता है, किसकी बाजी किसकी जीत, शीर्षक है कविता का, किसकी बाजी किसकी जीत। बिछी है शतरंज की बिसात,
पैदल ऊंट, घोड़े, हाथी, वजीर और बादशाह। हाँ तो चलो बरखुरदार, कटो मरो पहले पैदल, फिर ऊंट, घोड़े, आखिर में हाथी। शतरंज तो हम जानते ही हैं। कटो मरो पहले पैदल, फिर ऊंट, घोड़े, आखिर में हाथी, चीते की तरह घात लगाए वजीर, सबसे पीछे सुरक्षा घेरे में रहो बादशाह सलामत। एक एक कर मरते हैं प्यादे, ऊंट, घोड़े, हाथी, या फिर कभी कभार फंसा वजीर भी। पैदल मरता है मगर जिंदा नहीं होता। बादशाह कभी नहीं मरता, घिरता, आत्मसमर्पण करता, फिर भी सेहरा ताने अमर रहता। हारने के बाद फिर खेलता, प्यादे, ऊंट, घोड़े, हाथियों की पीठ पर दंड पेलता। जहां अपना ये तबेले की जानवर और सिपाही कब तक लड़ेंगे तुम्हारी लड़ाई। ये कविता का अंत बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ें आंखों के बिल्कुल सामने एक शतरंज चल की रही भी हों, साथ याद से हों, बिछी जी, हुई है। बिल्कुल। और ये वास्तविकता भी है कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं सबसे पहले वही आगे जाते हैं और उसके बाद में जो राजा है वहां तक शायद पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते और सुरक्षित रहता है। त्याग और जो सेक्रीफाइस की जो बात है ना, जो जी। हमने शुरुआत से आज थीम ली है, वो तो फ्रंट लाइन स्टाफ ही हमेशा लेता है। बिल्कुल जी। आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं। जलियांवाला बाग कांड इतिहास में दर्ज है, सभी लोग उसके ऐतिहासिक महत्व को समझते हैं। आदिवासी समुदाय में भी ऐसी कोई घटना हुई है, मैं कहीं पढ़ रहा हूँ, जिसको आपने लेखनीबद्ध किया है? जैसे मैंने अभी संदर्भ दिया, अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी। जतरा भगत का मैंने जिक्र जी, किया, जी। द ग्रेट संथाल क्रांति, जिसमें 50,000 से ज़्यादा आदिवासी शहीद हुए। बिरसा मुंडा की लड़ाई, बिरसा मुंडा, बिरसा जी मुंडा जी। जी। टाटा मामा, टाटा भील था, चूँकि वो जो सेठ साहूकार या सत्ता के केंद्र थे उनको लूटता था और गरीब बच्चियों की शादी करवाता था, इसलिए उसको मामा का टाइटल जनता ने दिया। अंग्रेज उसको इंडियन रॉबिन हुड भी कहते थे। रॉबिन हुड तो आप जानते हैं, जी, जो अमीरों को लूटता और गरीबों में बांटता था। तो उसी ही क्रम में हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक जगह है मानगढ़ पहाड़ी। मानगढ़ पर 1913 में एक बड़ी लड़ाई होती है। अंग्रेजी और सामंती गठजोड़ी सत्ता के खिलाफ आदिवासी, जिसमें अधिकांश भील थे, मीणा भी थे, उनके नायक थे गोविंद गुरु। गोविंद गुरु बंजारा ट्राइब से थे और उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई में, ये बात है 17 नवंबर 1913 की, करीब 1,500 आदिवासी शहीद हुए। और 1,500 में से मैंने जो उस पर शोध किया, करीब 15 साल, वहाँ के बुजुर्गों से बातें की, वहाँ के लोकगीत, कथाएं, कहानियाँ, उनमें वो जिक्र है। उस जो स्थल है वहाँ देखे, जो शहीद हुए उनके जो पोते पोतियाँ हैं, उनसे संपर्क किया। तो योगकर के कुछ जो लिपिबद्ध सामग्री है उसको भी टटोला। तो मौखिक वाचिक परंपरा में और लिपिबद्ध साहित्य में जो भी संदर्भ मिले मेरे को, उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फिर मैंने एक उपन्यास की रूप में एक किताब लिखी, धूणी तपे तीर। धूणी का मतलब होता है लोक का जो हवन रूप, जहाँ आग जलाते हैं उसमें कुछ अग्नि हवन करते हैं। लोक का यज्ञ रूप कह दो, हवन रूप कह दो धूणी को। तो धूणी धामों की स्थापना करते हुए गोविंद गुरु ने जन चेतना फैलाई थी। तो धूणी शब्द वहाँ से लिया है। और तपे तीर, तीर के दो अर्थ है। एक तो गोविंद गुरु के फॉलोअर्स जो आगे जाके बिरतानी और सामंती सत्ता से भिड़ेंगे, लड़ेंगे, मुठभेड़ करेंगे। और एक तीर होता है जो अग्नि में तपा हुआ तीर कहते हैं ना, अग्नि परीक्षित बाण की बात करते हैं अपन। तो तीर पे जो नोक होती है वो लोहे की होती है और उसको नुकीला बनाने के लिए उसको आग में तपाते हैं, और फिर नुकीली बनाते हैं ताकि वो ज़्यादा असरदार बने। तो धूणी की अग्नि में तपे हुए आदिवासी का प्रतीक है बाण।
जी। तीर वो, और धूणी धाम पर जिनको जागृत किया गया गोविंद गुरु के माध्यम से, वो भगत लोग, वो फॉलोअर्स लोग, वो लड़ाकू लोग, तो वो गोविंद गुरु नायक थे। उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। एक संप सभा, संप का मतलब होता है संयुक्त रूप से रहो, संगठित हो गई, बी यूनाइटेड। संप सभा का गठन किया 1883 में, और उसके बाद उनका मूवमेंट चला। 1913 में जब उनको लगा तत्कालीन सामंतों को, वो चाहे बांसवाड़ा के थे, डूंगरपुर के थे, प्रतापगढ़ के थे, कुशलगढ़ के थे या मेवाड़ के थे, और अंग्रेज़ों को, कि ये प्रचार ये किया गया गोविंद गुरु अलग से एक भील प्रदेश की डिमांड कर रहा है, भील देश बनाएगा, ये भील राष्ट्र, क्योंकि जब राज्यों का तो वो था नहीं, मतलब क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के पहले की बात है ये। तो उन्होंने, आप देखिए, और भी स्वदेशी का मूवमेंट उन्होंने सबसे पहले, चाहे गांधी जी थे, 1919 में आते हैं भारत में, पहले तो दक्षिण अफ्रीका में है वो। 1913 में तो शहादत हो गई, उससे पहले स्वदेशी का मूवमेंट उन्होंने चलाया। संगठित होकर अंग्रेजी और सामंती सत्ता से लड़ने का जो सूत्र है उन्होंने दिए, समाज सुधार के सूत्र दिए, जो समाज में बुराइयां थी उनको हटाने का दिया जी, साफ सफाई का दिया, शिक्षा का दिया। बहुत बहुत बड़ा क्रांतिकारी थे वो। तो गोविंद गुरु की अगुवाई में वो लड़ाई हुई, और जब अंग्रेज और सामंतों ने सोच कि ये तो अलग राज्य अगर बनाता है, अलग देश अगर बनाता है, तो हम राज किस पे करेंगे, क्योंकि हमारी जनता, हमारी रियाया, हमारी प्रजा तो यही लोग हैं। तो ये कह करके उनको, जब वो पंचायत कर रहे थे मानगढ़ के पहाड़ पर, बहुत बड़ा पठार है, काफ़ी चौड़ाई है वहाँ पे, तो वहाँ वो इकट्ठा थे और उनको तीन तरफ से घेर करके मशीन गन भी इस्तेमाल की गई। तत्कालीन संदर्भ में आधुनिक हथियार थे, और ये तीर कमान और ये क्या कन्वेंशनल इनसे लड़ रहे हैं, जिसको लाठी भाटा जंग कहते हैं। और उसमें 1500 शहीद हुए। मेरे शोध से करीब 700-800 मौके पे मारे गए आदिवासी, और 700-800 बाद में जो भाग गए जंगल में, सेप्टिक होके, बीमार होके, इलाज के अभाव में, वो ऐसे मारे। तो कुल संख्या करीब इतनों की वो बैठती है। जलियांवाला कांड की आपने बात की, वो इससे 6 साल बाद में होता है, 1919 में, और उसमें शहादत करीब 400 की है। सवाल शहादत का नहीं है, संख्या से शहादत नहीं होती जी। लेकिन एक उससे पहले की घटना है, इतनी बड़ी तादाद में है, इतने बड़े कॉज के लिए है, उसे इतिहासकारों ने मान्यता नहीं दी। अब तो सरकार, राजस्थान सरकार ने भी एक शहीद स्मारक बना रखा है, एक पिनोरमा भी बना रखा है, प्रस्तर पट्ट पे चित्रांकित भी किया हुआ है वो संग्राम का दृश्य, और डेवलपमेंट हो रहा है। अब डिमांड ये है कि उसको नेशनल आर्काइव्स घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री महोदय भी पिछले नवंबर में आए हुए थे, वो 1 साल पहले। तो देखते क्या होता है। बट वो काम क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा, तो बाकायदा इतिहास लिखना चाहता था पर लिख नहीं पाया, लिख नहीं सकता था, इसलिए मैं उसको एक आप उसको औपन्यासिक इतिहास कह सकते हैं, ये ऐतिहासिक उपन्यास कह सकते हैं। वो एक कृति मेरी थी जिसका आपने बात किया। बिल्कुल। और पुनीत, हम देख रहे हैं कि कितनी संवेदनाएं हैं, कितना एक दृष्टिकोण है, और साथ ही में जो आज भी जो मुद्दे समाज में ज्वलंत है कि साफ सफाई हो और शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, विस्तार हो, ऐसी बातें हैं। एज ए लेखक आपके जो काव्य ग्रंथ हैं या जो आपकी रचनाएं हैं, उनके जो शीर्षक है वो भी काफ़ी रोचक है। उनमें भी एक वो है, ऐसा एक हमने जाना ब्लैक होल में स्त्री, तो सुन के ही समझ में नहीं आ रहा, बाकी क्या थोड़ा शीर्षक देख के समझ में आ सकता है शायद इस बारे में होगा, लेकिन ब्लैक होल में स्त्री, देखिए आप ब्लैक होल से समझ में आ जाएगा जी। 2 ही तो शब्द है ना, ब्लैक होल और एक स्त्री। अब ब्लैक होल में स्त्री, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल वो है जो एक अनंत असीम एक अंध गुफा है। जब तारा डेड होता है तो ब्लैक होल बनता है वो, और उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण होता है मैक्सिमम, जो कि बाहर से जो भी कोई तारा या पिंड या नक्षत्र होगा उसको वो उसमें समेट लेता है। तो स्त्री को किस तरह ब्लैक होल में लाने का काम किया, किसने किया? पुरुष ने किया। बाघ ने या हाथी ने या पर्वत ने या नदी ने तो नहीं किया, आसमान ने नहीं किया, पृथ्वी ने नहीं किया, ये तो प्रकृति तत्व हैं। तो पुरुष ने स्त्री को एक तरह से ब्लैक होल में, जहां वो उसे कुछ नहीं दिखाई दे, उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाए,
उसके कोई मानवाधिकार वगैरह की अस्मिता की बात मत करो, अस्तित्व भी खत्म हो रहा है। तो वो एक थीम को लेके मैं चला और उसके पीछे एक सही किस्सा है। मैं धौलपुर में डिप्टी एसपी था, तब वहाँ एक बस्ती है बेड़ियों की, तो उसमें ये एक सामाजिक मान्यता सी दी हुई है कि वो बच्चियों से ये करवाते हैं देह व्यापार का। तो देह व्यापार और महिलाओं की खरीद फरोख्त, देह शोषण और खरीद फरोख्त, इसके लिए वो बदनाम रहा है एरिया। और आपको ध्यान हो तो 1981-82 में इंडियन एक्सप्रेस के खोजी पत्रकार थे अश्विनी सरीन। उन्होंने फ्रंट पेज स्टोरी बनाई थी, धौलपुर इज एन ओपन मंडी फॉर ट्रैफिकिंग इन वीमेन। महिलाओं की खरीद फरोख्त का खुला बाजार धौलपुर को कहा गया था। 2 पार्ट में उसने वो दिया था। उस पर राजस्थान सरकार ने एक इंक्वायरी गठित की थी। उस इंक्वायरी में तत्कालीन डीआईजी क्राइम ब्रांच जो थे उन्होंने की थी। उनका एज असिस्टेंट मैंने उनके साथ उस इंक्वायरी में हिस्सा लिया था। इसलिए वो एक तो वो अनुभव था मेरा कि ये देह शोषण और देह व्यापार की समस्या वहाँ क्यों है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। फिर रिकमेंडेशंस भी उस कमेटी ने दिए, एक स्पेशल टीम भी गठित हुई और उस अश्विनी सरीन ने एक लड़की को धौलपुर के बाजार से खरीद के ले गया था जिसका नाम था कमला। और आप याद करें, कमला को वो दिल्ली के प्रेस क्लब में उसकी नुमाइश की, प्रेस मीट की। फिर उस कमला पे एक फिल्म भी बनी थी जिसमें शबाना आज़मी ने और दीप्ति नवल ने काम किया। मंडी फिल्म थी शायद नाम से। मंडी नहीं, कमला ही नाम है उसका। कमला ही फिल्म बनी थी। ये 81-2 में वो लेके गया था, 84-5 में बन गई थी। कमला का प्रदर्शन भी हो गया, प्रेस मीडिया में भी खूब कमला आ गई, कमला पे फिल्म भी बन गई, लेकिन पता नहीं कमला कहाँ गई। फिर विडंबना और त्रासदी ये है कमला की कि कमला वापस उसी गिरोह के चंगुल में आ गई। ओहो। कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। राजधानी, देश की राजधानी और मीडिया भी उसको मुक्ति नहीं दिला सकते। वो ब्लैक होल में पड़ी रह गई। उसके बाद में क्या हुआ पता नहीं। तो वो कमला और फिर एक लड़की को मैंने एक वैश्यालय से मुक्त कराया था। उसकी उम्र मुश्किल से 17 साल की होगी। उसकी जो हालत की, उसको अर्ध विक्षिप्त अवस्था में ला दिया गया था उनके द्वारा जो ये काम करवाते हैं। तो उसको लिया, तो वो मेरे जहन में जब से थी। और फिर उसका नाम मैंने तो रखा है उमा उर्फ निशा, असल नाम कुछ और है जी। और उसको फिर मैंने लेकर के फ्लैश बैक में गया। मैं इंद्र की अप्सराएं क्या करती थी, पुरानी गणिकाएं क्या करती थी, देवदासियां क्या करती थी, तवायफें क्या करती थी, एंड आगे जाके द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति के जितने कॉल गर्ल्स तक। इंटरेस्टिंग है ये। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली है। तो ब्लैक होल मुझे तो स्त्री का, वो ये वाली स्त्री जिसको इस तरह इस्तेमाल किया गया, वो तो ब्लैक होल में ही पड़ी हुई है। जी। एक और इंटरेस्टिंग टाइटल है, साइबर सिटी से नंगे आदिवासियों तक। संक्षिप्त में 1 मिनट में लेना चाहेंगे जी। ये टाइटल जो साइबर सिटी और आदिवासी दोनों के बीच में उन दिनों ये यात्रा थी 1999। मैं हैदराबाद पुलिस IPS का इंडक्शन कोर्स करने गया था। तो उसका एक पार्ट होता है कल्चरल टूर। तो हम उन दिनों हैदराबाद को साइबर सिटी कहा करते थे। उसके 2 वजह थी, साइबराबाद, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद को साइबराबाद कहते थे। साइबराबाद, साइबर सिटी, साइबर कंप्यूटर से ताल्लुक भी रखता है। बाद में तो बेंगलोर डेवलप हो गया, नाउ बेंगलोर इज कॉल्ड एज साइबर सिटी। तो हैदराबाद से यात्रा शुरू हुई, इसलिए साइबर सिटी से। और यात्रा गई ईस्टर्न कोस्ट होता हुआ, कलकत्ता होता हुआ अंडमान तक। अंडमान में नंगे आदिवासी रहते हैं और वापसी फिर वाया चेन्नई। तो साइबर सिटी से यात्रा वृत्तांत से वहाँ तक। और फिर इसमें हमने वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, जारवा है, सेंटिनली है, ओंग है, ग्रेट अंडमानी है, उन पर स्टडी भी किया और उनको हमने इसमें सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया। यात्रा वृत्तांत है ये। जी।
एक डांग नाम से भी आपका कुछ लेखन है? डांग नाम से नॉवेल है मेरा, जो ब्लैक होल मिस्ट्री से पहले आया था। उससे पहले धुनी पे तीर आया था। डांग तीसरा नॉवेल है। डांग अपने हरियाणा की तरफ तो डांग को लाठी को कहते हैं जी जी। लेकिन अपने यहाँ डांग, गुजरात में डांग वो पठारी हिस्से को कहते हैं, जो बीहड़ी है, पठारी है, पहाड़ी है। तो हमारे यहाँ डांग में डांग विकास बोर्ड भी है। तो राजस्थान का डांग एरिया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से एडजॉइनिंग है, जुड़ा हुआ है। चंबल का इलाका कह सकते हैं आप, है ना। और वो डांग में हमारे आएगा कुछ भरतपुर का हिस्सा, धौलपुर का हिस्सा, करौली का हिस्सा, सवाई माधोपुर का हिस्सा, खंडार तक जाएंगे। और मध्य प्रदेश का भिंड मुरैन आ जाएगा। इधर का आपका एडजॉइनिंग आगरा से एटा के बीच का आ जाएगा। तो उस डांग में मुख्य समस्या है दस्यु की। डेकोइटी इन्फेस्टेड एरिया रहा है, अब तो वो कम हो गया। तो उस पर चूँकि मैंने 10 साल वहाँ लगातार काम किया था और डाकुओं से मुठभेड़ें भी हुई है ना। और वो एक एक्सपीरियंस जो रहा, तो उसको मैंने लेकर के इसमें अभिव्यक्त किया है डांग उपन्यास। इस तरह का एक्सपीरियंस रहा जहाँ पर आपने देखी एक वास्तविकता समाज की, एक इस तरह का भयानक रूप भी देखा और उसको कितनी संवेदनशीलता से सर ने पुस्तकों में ढाला है, अपनी कविताओं में ढाला है। इसमें एक बात मैं जोड़ दूं, जो हम वही पब्लिक जो परसेप्शन है दस्युओं के प्रति या फिल्मों में जो दिखाया जाता है वैसा नहीं है। उन डाकुओं को डाकू क्यों बना, अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको पता लगेगा ये और करता क्या। पान सिंह तोमर, फूलन देवी, मजबूरी थी कि उनको डकैत बनना पड़ा, क्योंकि न्याय नहीं दिया समाज ने, न्याय नहीं दिया व्यवस्था ने, न्याय नहीं दिया सत्ता ने, इसलिए। और अधिकांश जो इसमें 70% कहानियाँ जो कथा का पार्ट है वो असल है। वही मैंने नाम बदले हैं, जगह बदले हैं जी। तो उनके भीतर क्या घटित हो रहा है, वो कोई डकैत बन के खुश रहेगा क्या? सही बात है जी। शालू, लगता है सुबह आज हमने इतने सारे आयाम आज़ादी के पहले की कहानियों से लेकर के वर्तमान समय, साइबर सिटी, आदिवासी पुलिसिंग, इतने सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। आज का सेशन डेफिनेटली बहुत एनरिचिंग सेशन रहा है और आपका जीवन निश्चित तौर पर एक प्रेरणा का स्रोत है। काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है कि किस तरह से आप अपने मन की यात्रा को भी कर सकते हैं और जो आपको समाज ने जिम्मेदारी दी है या आपने ली है पेशे से, उस दोनों में बैलेंस रखते हुए दोनों में ही उत्कृष्ट कार्य किया जा सकता है। तभी आपको इतने सारे मेडल से भी सम्मानित किया गया है। उम्मीद करते हैं आज की चर्चा आपके जीवन में एक नई उम्मीद, एक रोशनी, एक नया इंसाइट, नई ऊर्जा देगी। आपको धन्यवाद देते हुए और दर्शकों से लेते हैं विदा। नमस्कार। 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 सजन तुम्हारी मिलन को आओ, वीर वीर मलमा आए, असवी चरण मीन घर ए मिलन देत ही ना जी। चल रही बन चुरिए बनी घाव, बन शशतरी घायल कर गजी, नैनी बड़ा हथियार। नैने कटारी हो, नैने कटारी मत मारो मारा आली जा लागे कले देव मारा मारू जी लागे कले देव। आओ नैने नैने आओ नैने
के फूस में डार के जी अब दूर के दूर नैण कटारी ओ नैण कटारी मत मारो मारा वादीजा लागे गले जे भाई मारा वारुषा लागे गले जे नेड़े नेड़े कटारी कटारी हो नैण कटारी मत मारो मारा दाता लागे कले जे मारा मादुषा लागे कले जे नैन पटकू ताल में आए गिरजी गिरजे हो जा खिरच हो जाए माथानना कद कयो अरे मन पहली मिल जा ओ नैण कटारी मत मारो मारा मारुषा लागे गले जे भाई लागे कले जे अरे नेड़े नेड़े कटारी हो नेड़े कटारी मत मारो मारा वादीजा लागे गले जे भाई मारा मारुषा लागे गले जे मारू धण मुड़ को कियो खिलण ज लगा दंत ढोला तमीड़ी मारवी उबी मोड़े रंग ओ नैण कटारी मत मारो मारा वादीरा लागे गले जे वादीरा लागे गले जे तीर लगो गोला लगो लगो जी जी लगो मरम को घा जी लगो मरम को घा नेड़ किसी ना लाग जो तिणरो नहीं पाव ओ नैण कटारी
आहा